करते हैं टॉपिक और बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में। आज हम किसके बारे में, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में या मौर्योत्तर काल के बारे में। पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, जब हमने राइज ऑफ मगध पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ विदेशी आक्रमण जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में मगध पर हुए, भारत में हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पीरियड में, इस टॉपिक में। ये टॉपिक फिनिश करने के बाद फिर हम शुरुआत करेंगे गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में, जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंशिएंट का। वैसे तो आप सब जानते हैं कि अगर हम कंपेयर करें हिस्ट्री के अन्य पार्ट से या अन्य भागों से, तो कंपैरेटिवली प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ज्यादा फोकस आपको मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया पर ही करना है, क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वहीं से बनेंगे। और अल्टीमेटली आप भी जानते हैं कि जीएस में आपके पास इतना कुछ पढ़ने के लिए है, इतनी सारी चीजें याद करने के लिए है, तो ज्यादा भलाई इसी में है कि वो चीजें हम अच्छी तरीके से कर लें जिन पार्ट से या जिन पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से उसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें, और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वो इजीली हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के सबसे पहले डायनेस्टी के बारे में, विच इज नोन एज, हेडिंग डाल लीजिए, शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश। लगभग 185 ईसा पूर्व से लेके 72 ईसा पूर्व तक। और ध्यान रखेंगे, दिस कंसीडर्ड या दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसी वंश को भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया, इसे भारत की सबसे पहला ब्राह्मण वंश कहा जाता है। और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अभी तक आप सब जानते हैं जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। भाई मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश की अगर हम राजधानी कैपिटल के बारे में बात करें, तो हम सब जानते हैं मौर्य डायनेस्टी की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रखेंगे शुंग वंश की राजधानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या बनाई गई, देयर कैपिटल वाज विदिशा। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया, और हम सब जानते हैं विदिशा इज इन एमपी, मध्य प्रदेश में है विदिशा। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ करता था बृहद्रथ, जो मैंने कल आपको बताया था। उसी बृहद्रथ का सेनापति, सेनानायक या आर्मी चीफ हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण था। और इसी ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके मगध में भारत के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, शुंग वंश या शुंगा डायनेस्टी कहते हैं, जिसका सबसे पहला शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग। और ध्यान रखेंगे, ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, माना जाता है। और इतिहास के सोर्सेज या स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ही डिस्ट्रॉयड अबाउट 84,000 स्तूप्स बिल्ट बाय अशोका। इसने अशोक द्वारा निर्मित लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। ये जानकारी हमें कुछ ऐतिहासिक सोर्सेज या ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है, लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसा भी माना जाता है कुछ कुछ सोर्सेज से कि जो भरहुत स्तूप है या भरहुत का स्तूप है, उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ कुछ इतिहासकार या कुछ कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में तो ये भी है कि इसे बौद्ध धर्म और बौद्ध भिक्षुकों का विनाशक माना गया है, लेकिन इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। कुछ सोर्सेज से ये भी जानकारी मिलती है। ही ऑर्गेनाइज्ड 2 अश्वमेधा यज्ञास। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, और ये दोनों के दोनों ये अश्वमेघ यज्ञ इसी के राज पुरोहित के द्वारा किए गए, जिसे हम जानते हैं पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि महाभाष्य की रचना ही पतंजलि के द्वारा की गई थी। और हम सब जानते हैं महाभाष्य के अलावा पतंजलि के ही द्वारा रचना की गई संस्कृत व्याकरण की। और अगर हम संस्कृत भाषा के विकास के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट या मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वाज हैपेंड इन शुंगा पीरियड। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा विकास हुआ। अश्वमेघ यज्ञों का जो आयोजन है वो 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैदिक पीरियड में कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। दोनों के दोनों अश्वमेघ यज्ञों का जो आयोजन है वो पतंजलि के द्वारा किया गया था, जो इसका राज पुरोहित हुआ करता था। और संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विकास भी शुंग काल में ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। स्तूप क्या होते हैं, मैंने आपको जब बुद्धिज्म पढ़ाया था, मैं एक बार और बता देता हूं कि बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनी ही जो पवित्र स्मारक होते हैं, जो पवित्र मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, जो बेसिकली एक होली प्लेस होता है या एक पूजनीय स्थल होता है, किसमें, बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट अटैक ऑफ इंडो ग्रीक्स या हिंदू यूनानियों का प्रथम आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था।
पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में कुछ विदेशी, जिन्हें हमने क्या कहा है, इंडो ग्रीक्स या हिंदू यूनानी कहा है, इन्होंने सबसे पहला आक्रमण भारत में इसी के शासनकाल में किया था, बट ध्यान रखेंगे दे वर डिफीटेड बाय पुष्यमित्र शुंग। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हिंद यूनानियों को या इंडो ग्रीक्स को पराजित किया गया। इसके बाद लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र शुंग, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र शुंग हुआ। और ध्यान रखेंगे अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें एक उपन्यास, हमें एक नोवेल से मिलती है, जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। इसके बारे में जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम नामक उपन्यास से मिलती है, जिसे महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और किस पीरियड में, हम सब जानते हैं कालिदास के बारे में हम बात करेंगे कब, गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में। गुप्त काल में ही महाकवि कालिदास हुए, जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम नाम का एक नाटक लिखा, उपन्यास के रूप में, एक नोवेल के रूप में। और ध्यान रखेंगे जिसमें मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है या प्रेम कहानी है। अग्निमित्र शुंग की ही एक प्रेमिका हुआ करती थी, जिसका नाम था मालविका, और मालविका और अग्निमित्र की ही स्टोरी को, लव स्टोरी को या प्रेम कहानी को महाकवि कालिदास के द्वारा गुप्तकाल में लिखा गया है। किस नाम से? मालविकाग्निमित्रम के नाम से। और यही वो इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी देता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म, इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। और ध्यान रखेंगे ही रेनोवेटेड स्तूप ऑफ सांची, इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। इसी के द्वारा सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई गई। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण चीज जो हमें शुंग वंश के बारे में पता चलती है, लिखेंगे द नाइन्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज भागभद्र और वासुदेव। शुंग वंश का नवा शासक या नाइन्थ रूलर माना गया है भागभद्र या वासुदेव। शुंग वंश का नाइन्थ रूलर या नौवां शासक भागभद्र नाम का रूलर हुआ। और ध्यान रखेंगे इसी के रूलिंग पीरियड के 14th ईयर में, इन द 14th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासन काल के 14वें वर्ष, इन द 14th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासन काल के 14वें वर्ष, द एम्बेसडर ऑफ अ ग्रीक रूलर नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ अ ग्रीक रूलर नेम्ड एंटियालकीट्स, द एम्बेसडर ऑफ अ ग्रीक रूलर नेम्ड एंटियालकीट्स हेलियोडोरस established a Garud pillar in Vidisha in the honor of वासुदेव। भागभद्र के ही शासनकाल के 14वें वर्ष, ध्यान रखेंगे यवन शासक एंटियालकीट्स के राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा वासुदेव के सम्मान में विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, जो किसके बारे में है? भागभद्र के बारे में, जिसे वासुदेव भी कहा जाता है एंड ही इज कंसीडर्ड एज द नाइन्थ रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, इसे शुंग वंश का नौवां शासक कहा जाता है। इसके बाद अगली चीज याद रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। और इसी देवभूति की हत्या इसी के एक महामात्य के द्वारा की गई, जिसने इसकी हत्या करके और मगध साम्राज्य में एक और राजवंश की स्थापना की, एक छोटा सा राजवंश जिसे हम जानते हैं कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश के नाम से। केवल 2 शासकों के आपको केवल इसमें नाम याद रखने हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इसी देवभूति का महामात्य हुआ करता था वासुदेव। और ध्यान रखेंगे इसी वासुदेव के द्वारा मगध में कण्व डायनेस्टी या कर्णव वंश की स्थापना की गई, जो लगभग 72 बीसी से लेकर 28 बीसी तक चला। छोटा सा रूलिंग पीरियड है, 72 बीसी से 28 बीसी तक, जिसकी स्थापना वासुदेव नाम के शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी
वॉज सुशर्मा। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर नाम याद रखेंगे दो रूलर्स का। इसकी स्थापना वासुदेव नाम के शासक ने की थी, जिसने देवभूति की हत्या करके कण्वा डायनेस्टी या कण्वा वंश की स्थापना की थी, और इसका अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुशर्मा एक बेहद डरपोक और अयोग्य शासक था, इसीलिए इसी की अयोग्यता का फायदा उठाया गया महाराष्ट्र के कुछ शासकों के द्वारा, महाराष्ट्र के कुछ रूलर्स के द्वारा, जिन्हें सातवाहन रूलर्स या सातवाहन शासक कहा जाता था। और ये जो सातवाहन रूलर्स थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय से मौर्य वंश के ही संरक्षण में शासन कर रहे थे महाराष्ट्र में। और जब इन्होंने मगध की स्थिति को कमजोर होते हुए देखा, तो ध्यान रखेंगे सातवाहनों का ही एक शासक हुआ, जिसका नाम था सिमुख। और उसी सिमुख के द्वारा सुशर्मा की हत्या करके एक और राजवंश की स्थापना की गई, जिसे हम आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। When question will be asked, who was the last ruler, सुशर्मा और देवभूति? रश्मि जी, मुझे लग रहा है कि आप अभी अभी लाइव आई हैं, आप अभी अभी ऑनलाइन हुई हैं। अगर आप शुरू से क्लास देख रही होती तो आपको पता होता, ठीक है, लेकिन क्लास के बीच में आकर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना इज नॉट द राइट वे। अगर आपने शुंग वंश पढ़ा अभी, जो मैंने आपको पिछले आधे घंटे में पढ़ाया, तो आपको पता चल जाता कि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति है, लेकिन देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्वा डायनेस्टी कण्व वंश की स्थापना की थी, जिसका आखिरी रूलर कौन है? सुशर्मा। अब जब आप टाइम से नहीं आएंगे तो यही दुर्घटनाएं घटेंगी। इसीलिए अगर पढ़ाई लिखाई करनी हो तो क्लास में बिल्कुल समय पर आया कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू से क्लास की वीडियो नहीं देखेंगे तो इन बिटवीन हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए। अरे बहुत ही बढ़िया सर, पूरी क्लास देखी है, फिर तो सीरियसली आपको आंखों का इलाज करवाना चाहिए। अगर आपने पूरी क्लास देखी है, भाई आपने पूरी क्लास नहीं देखी होती तब तो चलो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर पूरी क्लास देख के भी समझ में नहीं आया तो ये ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, मैंने अभी तो आपको बताया कि देवभूति था। आप क्लास लेने के साथ साथ जो अन्य काम कर रही हैं उसको फटाफट से छोड़ दीजिए। बर्तन बाद में साफ हो जाएंगे, रोटियां वोटियां बाद में बन जाएंगी, वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए किस पर? क्लास पर, बाकी सब भूल जाइए। यमन और यूनानी एक ही है। यमन तो मैंने बोला ही नहीं अपने मुंह से, मैंने यवन बोला था मेरे भाई। ऋतिक, तूने नाम अपना ऋतिक रख दिया, लेकिन तेरे सवाल राजपाल यादव जैसे हैं। नाम इतने बढ़िया एक्टर का रख लिया तूने ऋतिक, और सवाल राजपाल यादव और चंकी पांडे जैसे पूछ रहे हो। हु वाज मालविका अग्निमित्रम? बहुत ही बढ़िया, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। हु वाज मालविका अग्निमित्रम? बेटे यहाँ पर लिखा हुआ था नोवेल, उपन्यास, और फिर यहाँ पर लिखा था मालविका अग्निमित्रम, उपन्यास का नाम है। हु वाज मालविका अग्निमित्रम का क्या मतलब है? ठीक है, चीजों को ध्यान से समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ आपको जिसके लिए नासा को प्रूव करने में जिसको कई सौ साल लग गए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ध्यान से ध्यान लगाकर यहाँ पर बात सुनेंगे। भाई देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एंशिएंट इंडिया, और अगर हम बात करें अपने इतिहास के बारे में तो सबसे लंबा पीरियड हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के सबसे कम सोर्स हमारे पास होते हैं, सबसे कम सोर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एंशिएंट इंडिया के हमारे पास सोर्सेज ही कम है, तो जब सोर्सेज ही कम है तो उन सोर्सेज से ही हमें जो जानकारी मिली, हम उसके बिहाफ पर ही तो क्या लिख रहे हैं? इतिहास लिख रहे हैं ना। अब मैंने कहा कि एक उपन्यास है मालविका अग्निमित्रम, जिससे अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिली। तो अगर ये उपन्यास ही हमें नहीं मिलता, अगर यही नष्ट हो जाता, तो हमें ये भी ना पता चलता कि शुंग वंश में अग्निमित्र शुंग नाम का भी कोई शासक हुआ है। आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं जितने भी लोगों के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उनका क्लासमेट रहा हूँ, या उन लोगों के साथ मैंने जीवन व्यतीत किया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? ऐसा मत समझना, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो उन सोर्सेज के आधार पर है, उन स्रोतों के आधार पर है जो हमें मिले हैं, इस वजह से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी फटाफट से हेडिंग डालिए, आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश लगभग 28 ईसा पूर्व से लेके 3rd सेंचुरी या 3री शताब्दी तक अधिकार रहा किसका? आंध्र सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने ना सेल्फ स्टडी नहीं कर रखी है, दो चार चीजें कहीं से पढ़ रही होंगी। वो रुकमणी आती है ना, रुकमणी प्लेटफॉर्म, रुकमणी लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऐसी कुछ किताबें आती हैं जिसमें एक एक लाइन या कुछ एक एक वर्ड दिया होता है, तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं और आप लोग यहाँ पे आ गए हैं क्लास में, है ना? याद है ना जब मेरी सबसे पहली क्लास हुई थी, है तो लोग आप लोग मुझे बता रहे थे ये पढ़ाना है ये नहीं पढ़ाना है ना? लेकिन उस दिन मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहा बताओ हिंदुस्तान में मूर्खता का लेवल कितना बढ़ गया है, स्टूडेंट गुमराह होकर घूम रहे हैं इधर उधर। सर हम इंडिपेंडेंस के आगे की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? अरे मेरे भाई पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो एग्जाम में नहीं पढ़ते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप कोई हिस्ट्री में एमए बीए करने थोड़ी आए हो, आप तो एग्जाम क्वालीफाई करने आए हो ना। अब जब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता तो फिर उसमें क्या पढ़ाऊं मैं, बताओ? और मैं पढ़ा भी दूंगा तो आपको कौन सा वो याद हो जाएगा? सिंपल सी बात है। इस वजह से इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वो पढ़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीजें तो किताबों में भी लिखी है ना, तो क्यों नहीं किताबों के पास चले गए? क्यों यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी? समय कम है, पढ़ना ज्यादा है और एग्जाम नजदीक है। अल्टीमेटली क्या करेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना, तभी तो मजा आता है, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में, तभी तो फायदा होगा। अब आप लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं एक ऐसा इंजेक्शन ठोक दूं तुम सबको कि तुम सारे के सारे हेरोडोटस बन जाओ, इतिहासकार बन जाओ, वैसा तो हो नहीं सकता, है ना? अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखवाता हूँ, सर वो महेश कुमार बंडवाल की किताब में ऐसा लिखा है, सर लूसेंट में ऐसा लिखा है, सर ऐसा उसमें लिखा है, वो आप लोगों को इसलिए बड़ी बात लगती है क्योंकि आप लोगों ने जीवन में लूसेंट के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, महेश कुमार बंडवाल की किताब के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। और जब और कुछ पढ़ा ही नहीं, जब उस पर रिसर्च ही नहीं करी, जिस पे होमवर्क ही नहीं करा, तो वहाँ पर डाउट्स ही डाउट्स इकट्ठे होंगे, है ना? तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात रखिए, वो स्पेसिफिकली पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीजें तो सब किसमें लिखी हुई है? किताबों में लिखी हुई है। जाइए जब मेरी क्लास ओवर हो जाए, और मैं तो आपको बताइए 1 घंटे मुश्किल से मैक्सिमम सवा घंटे पढ़ाता हूँ एक दिन में, तो अगर मैं आपको यहाँ पर 1 घंटे कुछ पढ़ा कर जाता हूँ तो उसको रिवाइज करने में या उसको सेल्फ स्टडी में आपको शामिल करने में और कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। 24 घंटे होते दिन में आपके पास, उसको यूटिलाइज करना सीखिए। मैंने कहा कि जो आंध्र सातवाहन वंश के रूलर्स थे ये महाराष्ट्र के शासक थे। अब क्योंकि महाराष्ट्र के शासक थे
तो ध्यान रखेंगे, देयर कैपिटल वाज प्रतिष्ठान, इन्होंने अपनी राजधानी ही महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को बनाया था। इनकी राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान हुआ करती थी। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सिमुक। इस वंश की स्थापना सिमुक नाम के शासक के द्वारा की गई, क्योंकि इस राजवंश में टोटल 28 शासक हुए या 28 रूलर्स हुए, इसीलिए ध्यान रखेंगे द फर्स्ट ग्रेट रूलर या इस वंश का प्रथम महान शासक किसे माना जाता है, वाज सातकर्णी फर्स्ट या सातकर्णी प्रथम। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सातकर्णी फर्स्ट और सातकर्णी प्रथम। इसके बाद ध्यान रखिए, द सेकंड ग्रेट रूलर इस वंश का द्वितीय महान शासक हुआ हाल। और हाल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। इसी के द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती, जिससे हमें सातवाहनों के दूसरे महान राजा के बारे में पता चला कि जो कौन हुआ था, हाल हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिए, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का महानतम शासक। अब देखो मैंने यहां पर लिखा महानतम शासक या ग्रेटेस्ट रूलर, तो अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और जब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ही वाज 23rd रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और क्योंकि ये सबसे महान था, ध्यान रखेंगे इसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और क्योंकि सबसे महान है तो रूलिंग पीरियड भी याद कर लीजिए, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस, जिसकी जितनी महानता, उसको उतने ही याद करेंगे, उतने ही सोर्स उसके बारे में मिलेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, जिसने लगभग 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया आंध्र सातवाहन वंश में। और इसके द्वारा ही शुरू करवाए गए वो 3 महत्वपूर्ण काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसमें, सातवाहनों में। सबसे पहली चीज आपसे पूछेंगे, भारत के इतिहास में वो कौन से शासक थे जिन्होंने सीसे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इसी के द्वारा चलवाए गए सीसे के सिक्के, इसी के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की शुरुआत की गई। ही स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स। इसी ने ब्राह्मणों को भूमियां दान में देने की शुरुआत की। सर आपका पॉलिटी का न्यू बैच कब आएगा? बेटे पॉलिटी का न्यू बैच अभी तो बना है, 11 तारीख से ही तो शुरू हुआ था पॉलिटी का नया बैच। अगला कब आएगा कुछ नहीं कह सकते, या तो अगस्त लास्ट में आएगा या फिर सितंबर में आएगा। इसके अलावा आपसे पूछेंगे, भारत के इतिहास में वो कौन से शासक थे जो नाम से पहले अपने पिता नहीं अपनी माता के नाम का इस्तेमाल किया करते थे, सातवाहन रूलर्स। नाम से पहले माता के नाम का इस्तेमाल। ये गौतमी का बेटा था, इसीलिए क्या कहलाता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लगाने की प्रथा शुरू की थी। यही 3 क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर मूवी भी बनी है, तेलुगु मूवी है, आप सब जानते हैं वो तेलुगु मूवी है जिसमें हेमा मालिनी रोल अदा कर रही है गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता श्री का, जो गौतमी बनी हुई है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी तेलुगु मूवी भी है, और डब होकर, हिंदी में डब होकर टीवी पर, यूटीवी मूवीज पर आप देखते रहेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी और रुद्रमा देवी ये बहुत फ्रिक्वेंटली टीवी पर आती रहती हैं। तो रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के काकतीय वंश की एकमात्र महिला शासक थी। जैसे उत्तर भारत में हम गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही दक्षिण भारत में काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश में हुई रुद्रमा देवी। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, हु इज कंसीडर्ड एज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक। और इसका बेटा था तो ऑब्वियसली 24th रूलर, 24वां शासक हो जाएगा, जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इस वंश का अंतिम महाराजा हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और ध्यान रखेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट आंध्र सम्राट ऑफ इंडिया, यही कहलाता है भारत का प्रथम आंध्र सम्राट। और क्यों कहलाता है, क्योंकि इसी ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में आक्रमण करके पूरे के पूरे आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया था। और जब आंध्र क्षेत्र भी किसके अधिकार में आ गया, सातवाहनों के अधिकार में आ गया, तो ध्यान रखेंगे इस वंश को क्या कहा जाने लगा, आंध्र सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। बिल्कुल बलैया बाबू हीरो जी उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल राजशेखरा सही बोल रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम राजशेखरा? सर आप ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ाते? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? कल आप बोलोगे कि सर आप साउथ इंडियन मूवीज में क्यों नहीं आते, है ना, आपको तो साउथ इंडियन हीरो होना चाहिए, कल आप ये भी बोल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर आप केबीसी में क्यों नहीं आते, फिर आप बोलेंगे सर आप द कपिल शर्मा शो में क्यों नहीं आते, आप बिग बॉस में क्यों नहीं आते। वैसे कैसे हो जाएगा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इसके बाद ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुलमावी थर्ड या पुलमावी तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक हुआ पुलमावी थर्ड या पुलमावी तृतीय। तिरुपति, राजशेखर जी तिरुपति से कमेंट कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया, गुड टू सी यू हियर। इससे पता चलता है कि जो हम लोगों की रीच है वो धीरे धीरे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक पहुंच रही है। और पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो आई रियली रियली लाइक साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और साउथ इंडियन लोगों की सिंप्लिसिटी, सादगी, देयर ऑनेस्टी, स्पेशली सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ साउथ इंडियन पीपल इज इनक्रेडिबल। अगर आप
टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दिल्ली आ जाइए, ठीक है? आप नॉर्थ इंडिया आ जाइए, आप दिल्ली आ जाइए, हरियाणा आ जाइए, आप पंजाब आ जाइए, आप अपने यूपी में आ जाइए, ठीक है? तो अगर आप एक बारी आ गए और आप दूर से आए हैं और अगर आप पहली बार आए हैं, तो आपको ठगना तय है, आपको लूटना तय है। लेकिन ये चीज़ जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र क्रॉस करते हैं, मध्य प्रदेश क्रॉस करते हैं, ये चीज़ मैंने साउथ इंडिया में नहीं देखी। वेरी, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी, वेरी ऑनेस्ट पीपल, वेरी, वेरी सिंपल पीपल। यहाँ पर केरला से भी कमेंट आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये बात मैंने सीरियसली खुद एक्सपीरियंस किया साउथ इंडिया में जाकर। एकदम सिंपल लोग मिलेंगे आपको, है ना? और वहाँ पर जैसे ही आप महाराष्ट्र, गुजरात पहुँच जाते हैं, तो जो हम लोग अपनी ट्राउज़र के अंदर शर्ट्स टक इन करते हैं ना, तो वो टक इन वाला जो सिस्टम है, वो केवल और केवल दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के लोगों में है, जो हीरो बनकर रहते हैं, विभूति नारायण मिश्रा की तरह। हम विभूति नारायण मिश्रा की तरह एकदम परफेक्टली सूटेड बूटेड रहते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से आवाज़ आती है नल्ले, नल्ला, है ना? तो ये चीज़ लेकिन साउथ इंडिया में मैंने देखा है कि लोग वाक़ई में और एकदम बहुत साफ-सुथरा भी है साउथ इंडिया। राजस्थान तो भाई साहब बात ही मत कीजिए, खतरनाक जगह है राजस्थान और बेहद पसंद है। अगर मैं एज़ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करूँ या टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो माय पर्सनल फेवरेट प्लेस इज़ राजस्थान। पूरा का पूरा इतिहास देखने के लिए मिल जाता है राजस्थान में। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो लव के साथ-साथ थोड़ा-सा मिष्टी दोई भी भेजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसा होता है कि लेकिन ठीक है, जोक्स अपार्ट और हम साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद अब हम बात करेंगे, आदर्श पूछ रहा है मेरठ गुरुजी। भई अगर आप मेरठ के बारे में उल्लेख करने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं सिर्फ यही आपसे बोलूँगा कि ऐतिहासिक जगह है मेरठ, लेकिन मेरठ एक ऐसी जगह मैंने देखी है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर हर मर्ज़ का इलाज होता है। बेसिकली जुगाड़ों का शहर है मेरठ, हर चीज़ का जुगाड़ आपको मेरठ में मिलेगा। कुछ भी हो, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सारी की सारी चीज़ों के जुगाड़ आपको मिलेंगे मेरठ में। सर कभी बिहार आइए जी, हम लोग बिहार ज़रूर आएँगे और बहुत जल्दी आएँगे। अगर लॉकडाउन नहीं होता, तो अब तक तो हम कई चक्कर मार चुके होते। हम लोग कई सेमिनार्स कर चुके होते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम मजबूर हो चुके हैं कि हम कहीं पर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब हालात सामान्य होंगे, फिर भारत भ्रमण पर निकला जाएगा। अभी तो आप लोग सिर्फ हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे हम आपके शहरों में आकर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। राहुल कह रहा है स्विमिंग आती हो तो बिहार आना। कोई बात नहीं यार, सागर में गोता लगाने वाले बाड़ों से नहीं डरते मेरे भाई, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूपाली कह रही सर जी हरिद्वार भी आना, हरिद्वार तो मैं भी गया था थोड़े दिन पहले। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे अब फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स या विदेशी आक्रमण, जिसमें हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स या हिंद यवन शासकों की या हिंद यूनानी शासकों की। इसके अलावा हम बात करेंगे सीथियंस या शकों के बारे में, और हम बात करेंगे इसमें कुशांस या कुषाणों के बारे में। ये तीन महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण है जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हुए। एक आदमी लिख रहा है फिर तो मेरठ में कोरोना का दवा भी मिल गया होगा। बेटे दवा मिला हो या ना मिला हो, तो एक बारी मेरठ चला जा, तेरा कोरोना ठीक कर देंगे मेरठ वाले लोग। ये बात पक्की है। पंजाब भी आ जाओ सर। जी पंजाब में बहुत आया हूँ, बिल्कुल आया हूँ, मैंने ग्रेजुएशन ही चंडीगढ़ से की है। मैं तेलंगाना से हूँ, बहुत बढ़िया। अयोध्या ग्रेट। इतने सारे, गोरखपुर भी आना बिल्कुल, चित्रकूट, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बैठा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इंडो ग्रीक्स, हिंद यवन, सीथियंस या शक, कुशांस। हालांकि इसमें एक विदेशी आक्रमण और होता है, पर्थियंस, जिन्हें हम पल्लव बोलते हैं, बट नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है और बिल्कुल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम पल्लवों के बारे में या पर्थियंस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनके ओरिजिन के बारे में, सबसे पहले लिखेंगे इनका जो ओरिजिन हुआ या जो इनका मूल स्थान था, वो कौन कौन सी जगहें थी। तो ध्यान रखेंगे, बैक्ट्रिया, ग्रीस या यूनान से बिलोंग किया करते थे कौन, इंडो ग्रीक्स। सीथियंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये आए थे सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से। और अगर हम कुषाणों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे वेस्टर्न चाइना, पश्चिमी चीन। ये इनका मूल स्थान था, ये इनका ओरिजिन था। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज डेमेट्रियस फर्स्ट। इंडो ग्रीक्स या हिंद यवन साम्राज्य का संस्थापक हुआ डेमेट्रियस फर्स्ट या डेमेट्रियस प्रथम। लेकिन अगर आप सीथियंस के बारे में बात करें तो दे हैड 5 ब्रांचेस इन इंडिया। इनकी भारत में 5 शाखाएं थी और पांचों शाखाओं में अलग अलग शक रूल किया करते थे। लेकिन आपसे यहाँ पर फाउंडर नहीं, ग्रेटेस्ट रूलर पूछा जाएगा, जो आपको याद रखना है। तो ध्यान रखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर वाज रुद्रदामन। ये वही रुद्रदामन है जिसने सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की सबसे पहली मरम्मत करवाई थी। और हम सब जानते हैं ये बात जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाई थी। अरे बैक्टीरिया नहीं, मैंने बैक्टीरिया लिखा है मेरे भाई। इस आदमी को बैक्टीरिया नजर आ रहा है, ये कोरोना से इतना घबरा चुका है कि इसको बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया नजर आ रहा है। अनीश मैसेज कर रहा है गोवा से, बहुत बढ़िया भाई। लॉकडाउन शुरू होने से जस्ट पहले मैं गोवा में था, बेहतरीन जगह है गोवा। आज भी गोवा चले जाओ तो ऐसा लगता है कि अभी भी सब कुछ पुर्तगालियों का ही है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे अगर कुषाणों के बारे में बात करेंगे तो द फाउंडर ऑफ कुशांस वाज, लिख लीजिए, कुजुल कडफिशस फर्स्ट। कुजुल कडफिशस प्रथम। लेकिन अगर आपसे ग्रेटेस्ट रूलर पूछें तो नन अदर देन, आप सब जानते हैं, कनिष्क।
कुषाणों का सबसे महान राजा हुआ कनिष्क। और आप सब जानते हैं कि कनिष्क ही शकों को कश्मीर में हराकर सिंहासन पर बैठा 78 ईस्वी में, और इसी ने शकों को हराकर चलवाया शक संवत, जो हमारा नेशनल संवत है, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, आप सब जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कनिष्क के द्वारा ही चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया गया था, जिसमें बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू हीनयान्स एंड महायान्स, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के इतिहास में सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स या स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो ध्यान रखेंगे देवर इंडो ग्रीक्स। हिंद यवन शासकों ने ही सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। अभी तक सिक्कों पर केवल और केवल देवी देवताओं के चित्र क्या होते थे, अंकित होते थे, छपे होते थे, लेकिन सिक्कों पर तिथियां और शासकों के नाम छपवाने की प्रथा भी इंडो ग्रीक्स के ही द्वारा शुरू करवाई गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाए और आपसे पूछे कि स्वर्ण सिक्के या शुद्ध स्वर्ण सिक्के या प्योर गोल्ड कॉइन्स किसके शासनकाल में या किस काल में सबसे ज्यादा चलवाए गए, तो फिर वहां पर कंट्रीब्यूशन किसका जाएगा, कुषाण का। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इसके अलावा अगर आपसे मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा नहीं मूर्ति कला के बारे में पूछा जाए कि भारत में मूर्ति कला का जो विकास था वो मुख्य रूप से कब से शुरू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे वो भी कुषाण काल में हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हीनयान वो बुद्धिस्ट होते हैं जो गौतम बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानते हैं, लेकिन जो महायान है वो गौतम बुद्ध को देवता और भगवान मान के मूर्ति पूजा करते हैं, और मूर्ति बनाकर ही गौतम बुद्ध की पूजा करते थे। और वो जो मूर्ति बननी शुरू हुई वो कुषाण काल में ही हुई थी, जो मुख्य रूप से दो आर्ट्स या दो कलाओं में बनाई जाती थी, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। पूर्णतः स्वदेशी हुआ करती थी मथुरा शैली, लेकिन जो गांधार शैली हुआ करती थी वो यूनानियों से प्रभावित थी, वो ग्रीक से ही क्या थी, इंस्पायर्ड थी। तो दीज आर ये कुछ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे फॉरेन इन्वेजन या पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में पूछी जा सकती है। चलिए जी,